हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? और आ जाए जल्दी से करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को शुरू। तो देखो हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? हमारा चल रहा है बीएड। हमारा जो है बीएड फर्स्ट ईयर का, बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर थर्ड है। कौन सा पेपर? जो पेपर थर्ड है उसका हम लोग यूनिट थर्ड कर रहे हैं। यूनिट भी हमारी कौन सी है? यूनिट भी हमारी थर्ड ही है, ठीक है ना। यूनिट भी हमारी कौन सी है? यूनिट भी तीसरी ही है। बीएड फर्स्ट ईयर की जो पेपर थर्ड है उसकी यूनिट थर्ड हम लोग कर रहे हैं, ठीक। और इस यूनिट के अंदर हमने अभी तक जो 2 क्वेश्चन है वो हमने अभी तक कर लिए हैं। जो 2 प्रश्न है वो हमने कर लिए। कौन कौन से? एक तो हमने अधिगम का क्वेश्चन किया था कि अधिगम क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या है। उसके बाद हमने ई लर्निंग का कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ई लर्निंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने ई लर्निंग के बारे में भी पढ़ लिया। अब देखो, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम रचनात्मक भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। रचनावाद भी आप बोल सकते हो, या आप निर्मितवाद भी बोलते हो, या आप निर्मितवाद भी बोल सकते हो, ठीक है ना। आप रचनावाद भी बोल सकते हो या आप इसको निर्मितवाद भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि रचनावाद क्या है या निर्मितवाद क्या है, ठीक। चलो जी करते हैं इसको शुरुआत। तो ये कहता है कि जो निर्मितवाद है, क्या कहता है कि जो निर्मितवाद है एक ऐसा सिद्धांत है जो मुख्य रूप से अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना होता है, ठीक है ना। जो मुख्य रूप से अवलोकन, अवलोकन का मतलब देखना, कि जो अध्यापक है वो और बच्चों के संदर्भ में देखना, और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें क्या पता लगाया जाता है कि मनुष्य कैसे सीखता है, यानी कि रचना करने का गुण, कंस्ट्रक्टिविज्म का गुण, रचना करने का गुण या निर्मित करने का गुण बच्चे के अंदर कैसे आता है। ये अवलोकन करना, ये देखना कि जो रचना करने का गुण है वो बालक के अंदर आता कैसे है, ठीक है ना। ये अवलोकन करना या वैज्ञानिक अध्ययन करना। ये कहता है कि जो निर्मितवाद है एक ऐसा सिद्धांत है जो ये अवलोकन करता है या देखता है कि मनुष्य सीखता कैसे है, उसे अपने चारों तरफ के संसार के बारे में कितना पूर्व ज्ञान है, पहले से ज्ञान कितना है बच्चे को। क्या कह रहा है कि उसको अपने चारों तरफ के संसार के बारे में कितना ज्ञान है। जब हमें अचानक कोई ज्ञान मिलता है ना, तो हम उसकी तुलना अपने पहले के अनुभवों से करते हैं। हमें कोई अचानक से ज्ञान मिल गया, जैसे आपको जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और दूसरे ने आपको वो चीज़ कह दी कि भाई देखो ये चीज़ ऐसे है। अचानक कोई आपको नया ज्ञान मिला तो आप लोग क्या देखते हैं कि आपका पहले का अनुभव कितना है उस ज्ञान के बारे में, ठीक है ना। आपके पहले का अनुभव कितना है उस ज्ञान के बारे में। रचनावाद के अनुसार, देखो मैंने आपको कहा था, आप निर्मितवाद कहो या आप रचनावाद कहो, इन दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है, ठीक है ना। चाहे आप निर्मितवाद कहो चाहे आप रचनावाद कहो। रचनावाद के अनुसार हम खुद अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण हम खुद करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर ज्ञान भरना ही नहीं चाहता तो दुनिया की कोई ताकत उसके अंदर ज्ञान नहीं भर सकती। हम अपने अंदर ज्ञान कब भरेंगे, हमारे अंदर ज्ञान कब आएगा? जब हम अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। हम प्रश्न पूछकर या खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कल को टीचर बनोगे, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, आप कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हो कि 30 बच्चों के बारे में ये बता दोगे कि हाँ भाई ठीक है, तुमको ये आता है, तुमको ये नहीं आता। जब तक बच्चे आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, बच्चा खुद करके नहीं देखेगा, खुद करके नहीं सीखेगा, तब तक आप नहीं बता सकते कि किसी भी बच्चे के अंदर ज्ञान कितना है ना। तो बच्चा प्रश्न पूछेगा या खोज से ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। मनुष्य जो है अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करता है।
जैसा वातावरण मिलता है ना, उसी के अनुसार खुद को ढाल लेता है ना। जैसा वातावरण मिलेगा वैसा ही सीखेगा। अब बालक के सामने वातावरण तो बहुत बढ़िया जबरदस्त है सीखने के लिए, लेकिन बच्चा जब उसका लाभ उठा ही नहीं पा रहा, तो ये कमी किसकी है? ये कमी बच्चे की है। ये कमी किसकी है? ये कमी बच्चे की है कि जब बच्चा उससे अपना लाभ नहीं उठा रहा। ठीक, तो देखो, ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। यह बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि यह कैसा सिद्धांत है जो अवलोकन पर और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है। इसमें पता क्या लगाया जाता है कि मानव सीखता कैसे है। जब तक टीचर को यह नहीं पता कि बच्चा सीखता कैसे है, तो वो सिखाएगा क्या, है ना, कि बच्चा सीखता कैसे है। मतलब जो हमारे सामने संसार में चारों तरफ जो हो रहा है, उसका हमें पहले कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, लेकिन जब भी हमें कोई नया ज्ञान मिलता है तो हम पहले के ज्ञान से क्या करते हैं? उसकी तुलना करते हैं। पहले के ज्ञान से क्या करते हैं? तुलना, उसका कंपैरिजन करते हैं कि इस बारे में आपको पहले से क्या ज्ञान है, आपकी क्या विचारधारा है इस बात के बारे में। ठीक है ना। तो फिर ये कहता है कि हम अपने ज्ञान के निर्माता खुद होते हैं। हम प्रश्न पूछकर या खोज के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपने ज्ञान का निर्माण वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा करता है। ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा करेगा। सीखना एक निरंतर लगातार चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है ना। सीखना तो निरंतर चलता है। जो मां के गर्भ के अंदर बच्चा सीखना स्टार्ट कर देता है, मां के गर्भ से ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यह प्रक्रिया कब तक चलती है? मृत्यु तक। जब तक मानव की मृत्यु ना हो जाए ना, वो हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे सारा कुछ आता है और मुझे अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम लोग परफेक्ट कभी भी नहीं होते, लगातार सीखते हैं, हर रोज सीखते हैं हम रोज। ठीक, तो ये कहता है कि सीखने वाला वातावरण से अंतःक्रिया करता हुआ खुद अपने अनुभवों से सीख लेता है। बच्चों की स्वाभाविक प्रकृति होती है खोजबीन करना, सवाल पूछना, करके देखना। ये बच्चों की एक स्वाभाविक प्रकृति है, नेचर है बच्चों की। बच्चों की ये क्या है? एक नेचर होती है कि बच्चे प्रश्न पूछते हैं, है ना, खोज करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं? खुद करके देखते हैं। बच्चे काम को खुद करके देखते हैं। तो जो रचनावाद है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, वो सीखने के सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहते हैं। जब हम खुद खोज करके सीखेंगे, प्रश्न पूछ कर सीखेंगे, यही सीखने का रचनावाद है। विद्यार्थी अपने ज्ञान की रचना तथा निर्माण वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से खुद करेगा। विद्यार्थी जो है अपने जो ज्ञान की रचना है और जो ज्ञान का निर्माण है, वो वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अपने अनुभवों से खुद करेगा। इसे अगर सीखने का स्वाभाविक सिद्धांत कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है ना। बच्चा क्या करेगा? जो ज्ञान का निर्माण है वो वातावरण से अंतःक्रिया करके खुद करेगा। और यदि हम इसको सीखने का, जन की जो रचनावाद है, निर्मितवाद है, अगर हम इसको सीखने का स्वाभाविक सिद्धांत कहें तो गलत नहीं होगा। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने आप को दूसरों से जोड़कर देखता है ना। बच्चा ये देखता है कि अगर इसकी जगह मैं होता तो ये काम कैसे करता, किस तरह से सीखता। तो बच्चा जो है वो नेचुरल रूप से अपने आप को दूसरों से जोड़कर देखेगा, जिससे उसकी समझ विकसित होगी और इन्हीं अनुभवों के आधार पर वह जीवन के काम कर पाएगा। ठीक है ना। इससे क्या विकसित होगी? उसकी समझ विकसित होगी और वो क्या करेगा? अपने इन्हीं अनुभवों के आधार पर वो जीवन के में काम कर पाएगा। तो ज्ञान के सृजन की इसी प्राकृतिक विद्या को, ये कहता है कि ज्ञान के सृजन की, यानी कि ज्ञान के निर्माण की इसी प्राकृतिक विद्या को, जो नेचुरल, जो ये अपना स्टडी है, इसी को ही रचनावाद कहा जाता है। इसी को ही रचनावाद कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि जो रचनावाद है ये बाल केंद्रित शिक्षा का क्या है? ये मुख्य आधार है। ठीक है ना। रचनावाद बाल केंद्रित शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत है। इस व्यवस्था में बच्चों के जो अनुभव है, उनकी जिज्ञासाएं हैं और उनकी सक्रिय सहभागिता को केंद्र में रखकर पठन पाठन के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। क्या कहता है कि जो रचनावाद है वो बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि आजकल की शिक्षा कैसी हो चुकी है? बाल केंद्रित हो चुकी है। आजकल की जो शिक्षा है वो कैसी है? वो बाल केंद्रित है। यानी कि पहले बच्चा केंद्र में नहीं था, पहले केंद्र में कौन था? अध्यापक था।
अध्यापक जैसा चाहता था बच्चे को वैसे ही वो पढ़ाया करता था। लेकिन जो आजकल की शिक्षा है वो बालक के ऊपर केंद्रित है ना। वो कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा है। यानी कि बच्चे को किस प्रकार समझ में आएगा, बच्चा कैसे पढ़ेगा, कोई बच्चा कैसे ज्ञान को ग्रहण करेगा, ये मेन है। और बच्चे को ही सेंटर में रखकर शिक्षा दी जाती है। इस व्यवस्था में बच्चों के जो अनुभव हैं, जो बच्चों की जिज्ञासाएं हैं, यानी कि बच्चों के जो प्रश्न होते हैं और उनकी जो सक्रिय सहभागिता है, उसको केंद्र में रखकर वातावरण तैयार किया जाता है। ठीक है ना, उसको केंद्र में, सेंटर में रखकर वातावरण तैयार किया जाता है। आगे देखो वुल्फोक क्या कहता है। आगे बात है परिभाषा की कि वुल्फोक के अनुसार जो रचनावाद है वो दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया। दृष्टिकोण क्या होता है? किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देखने का जो नजरिया है वो दृष्टिकोण है। तो जो रचनावाद है वो दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें किसी सूचना से कोई मतलब निकालने तथा इसके बारे में समझ विकसित करने में विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया जाता है। जिसमें क्या है, जो रचनावाद है वो दृष्टिकोण का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें मान लो कोई सूचना है, उससे कोई मतलब निकाला जाता है और उसके बारे में समझ विकसित करने से विद्यार्थी के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया जाता है। समझ विकसित करने में विद्यार्थी क्या निभाएगा? सक्रिय भूमिका निभाएगा। ये किसकी है? वुल्फोक की। ये किसकी परिभाषा है? वुल्फोक की। जेकिंस क्या कहता है? अगली बात यह है कि जो जेकिंस नाम का मनोवैज्ञानिक है वो क्या कहता है? ये कहता है कि अलग अलग आधारों पर आधारित रचनावाद इस विचार से प्रभावित है कि समझ या बोध का विकास अधिगमकर्ता से उसके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखता है। जेकिंस क्या कहता है कि विभिन्न आधारों पर, मतलब अलग अलग आधारों पर जो आधारित है क्या? रचनावाद। अलग अलग आधारों पर क्या आधारित है? रचनावाद। ये कौन से विचार से प्रभावित है कि जो समझ या बोध एक ही बात है, जो समझ का विकास है ना, वो समझने वाले से उसके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा रखता है। जैसे आप कोई चीज सीखना चाहते हो और अगर आप एक्टिव हो ही ना, आप मेरी बात को गौर ही ना करो, मैं वैसे बोलती चली जाऊं, आप मेरी बात पर गौर ही नहीं कर रहे, तो आप थोड़ी ना सीख पाओगे। जब आप सीखने के लिए सक्रिय होंगे तभी सीखेंगे। मैं आपको एक बात हमेशा बोलती हूं कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, पर जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। घोड़ा पानी तब पिएगा जब वो पीना चाहेगा। तो आप स्टूडेंट को क्लास में बैठाकर पढ़ा तो सकते हो, लेकिन उसके दिमाग में कितना घुसा है, उसने ग्रहण कैसा किया है, कैसा समझा है, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बच्चा ना सीखना चाहे ना, अगर वो सीखने के लिए एक्टिव ना हो, सीखने के लिए सक्रिय ना हो, तो फिर कोई भी टीचर उसको पढ़ा नहीं सकता, चाहे टीचर कितना भी बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो। टीचर तभी उसको पढ़ा सकता है जब वो पढ़ना चाहेगा। अगर बच्चा नहीं पढ़ना चाहेगा तो चाहे टीचर में कितना भी दम क्यों ना हो, वो नहीं सिखा सकता बच्चे को। तो यही बात तो कही गई है कि जो सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता है, यानी कि बच्चा जो है अगर एक्टिव होगा, बच्चा पढ़ने के लिए अगर एक्टिव होगा तभी वो सीख पाएगा, नहीं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, सीधी बात है। उसके बाद अगली बात है कि रचनावाद की प्रकृति और अवधारणाएं क्या क्या हैं। जो रचनावाद है इसकी प्रकृति, इसकी नेचर क्या है और इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं। ठीक, फिर देखिए रचनावाद में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है, विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है कि ज्ञान की जो वे विद्यार्थी हैं वो ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में सक्रिय हो। वही बात आ गई, क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए, ज्ञान को पाने के लिए एक्टिव हो जाएं और अपनी भूमिका एक्टिव होकर निभाएं। और अध्यापक केवल एक परामर्श देने वाला हो, बच्चे को सलाह देने वाला हो, है ना। अब क्लास में टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के अंदर ध्यान नहीं देते पढ़ने की तरफ, उनका कोई ध्यान नहीं है कि टीचर क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। तो जब बच्चा ही जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा सीखने के लिए तब तक कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अब क्लास में क्या होता है
कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, जिनको हम लोग प्रतिभाशाली बच्चे बोलते हैं, प्रतिभाशाली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो औसत होते हैं, यानी कि एवरेज होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डल होते हैं। अब पढ़ाने वाला टीचर तो एक है, वो ही है क्लास में। जैसे कोई मैथ का टीचर है या हिंदी का है, इंग्लिश का है, तो पढ़ाने वाला टीचर तो वही है, और उसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया कोई बच्चा तो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, कोई बिल्कुल डल है। कमी टीचर में नहीं है, कमी बच्चों में है। जो बच्चा एवरेज है या जो डल है वो एक्टिव नहीं है पढ़ने के लिए, वो टीचर की बताई हुई बातें उसके सिर के ऊपर से जाती है, वो ध्यान नहीं करता पढ़ने के लिए। तो अगर बढ़िया बच्चे को समझ लेनी है, अच्छी नॉलेज बनानी है, अच्छे मार्क्स बनाने हैं, जीवन में आगे बढ़ना है, तो बच्चे को एक्टिव होना ही पड़ेगा। अगर बच्चा एक्टिव ना हो तो बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। अध्यापक क्या करेगा, केवल एक परामर्शदाता की भूमिका निभाएगा। परामर्शदाता यानी कि बच्चे को राह दिखा देगा, उस राह पर चलना बच्चों का काम है। अध्यापक केवल एक रास्ता दिखाने वाला होता है, चलना बच्चे को पड़ेगा। अगर ये सोचे कि रास्ता भी अध्यापक दिखा दे और चल भी अध्यापक ही पड़े, तो उससे बच्चे का कुछ नहीं फायदा होने वाला, बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा। जितनी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं सारी की सारी बच्चे को सिखाने के लिए बनाई गई है कि बच्चे को किस प्रकार सिखाया जाए, बच्चा कैसे सीखेगा। फिर देखो रचनावाद, खोज के द्वारा सीखना। देखो भाई, जो ज्ञान खोज के द्वारा हमें आएगा, यानी कि हम खुद खोजेंगे, उसके बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा और पूछने से प्राप्त होगा। अरे जब तक बच्चा अध्यापक से प्रश्न नहीं पूछेगा, अध्यापक को क्या सपने आते हैं या अंतर्यामी है? टीचर कोई अंतर्यामी थोड़ी ना है कि टीचर को यह पता चल जाएगा कि बच्चे को क्या आता है और क्या नहीं। जब तक बच्चा अपना मुंह नहीं खोलेगा, पूछेगा नहीं कि सर या मैडम आपने जो ये बताया ये कैसे होगा कैसे नहीं, इसका आंसर दो उसका आंसर दो, तब तक टीचर को कुछ नहीं पता चलेगा कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं। आप बैठे बैठे यूं गर्दन हिलाते रहो, हाँ जी आ गया जी, आ गया जी, समझ में आ गया जी, तो टीचर के लिए तो आ गया ना। फिर उसके बाद अगर आप झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं समझ में आया, फिर भी आप वैसे ही अपने एक्सप्रेशन दे रहे हो कि मुझे समझ में आ गया, तो फिर ये तो आपका अपना नुकसान है कि नहीं? नुकसान किसका है? बच्चे का। तो पूछताछ विधि द्वारा सीखे। सामाजिक अन्वेषण, अन्वेषण क्या होता है? खोज यानी कि डिस्कवरी, खोज के द्वारा सीखे। ये बालक खुद के प्रयत्नों के द्वारा नए ज्ञान की खोज पर बल देता है। रचनावाद क्या कहता है कि बच्चा खोज के द्वारा सीखेगा, पूछताछ करके सीखेगा और खुद प्रयत्न करेगा, तब उसको ज्ञान की खोज होगी, उसको नहीं तो नहीं होगी। सभी बच्चों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी ना होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर। इसके कारण बालकों में अनुभवों तथा पूर्व ज्ञान संबंधी भिन्नताएं भी होती है। किसी बालक के अंदर पहले का ज्ञान ज्यादा बढ़िया होता है, किसी के अंदर कम होता है। किसी बालक को एक्सपीरियंस ज्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। ठीक, फिर देखो इस कारण बालक नए ज्ञान की रचना करने में अलग अलग भिन्नताओं को दर्शाते हैं। जब बालक को नया ज्ञान दिया जाएगा ना, तो अलग अलग बालक अलग अलग प्रकार से उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि बच्चे को ये हर बच्चे के अंदर अलग अलग कैपेसिटी होती है ज्ञान को ग्रहण करने की। पहले का ज्ञान यानी कि प्री नॉलेज भी अलग अलग होती है ना। रचनावाद के अनुसार यदि सीखने वाले को विशेष में ज्ञान को स्वयं अर्जित करने की आजादी दे दी जाए तो अच्छी तरह सीखता है। विशेष नहीं, ये विषय आएगा, विषय में भी कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, अगर आप बच्चे को आजादी दे दो कि इसके अंदर आप ज्ञान को ग्रहण करो, निकाल कर लाओ कुछ डाटा, तो वो अच्छी तरह सीखेगा। अब जैसे मान लो आपने बच्चे को ये कह दिया कि समाज में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये क्यों है और किस तरह से इसका उपाय है कि ये दूर हो जाए। बच्चा कहेगा जी मुझे तो नहीं पता। अरे तुम खोज करो, गूगल से सर्च मारो, किताबों को पढ़ो, है ना, तुम खुद खोज करो, समाज के अंदर खोज करो क्यों है बेरोजगारी की समस्या और इसको दूर कैसे करेंगे। तो इस विधि के द्वारा जो सीखा हुआ ज्ञान है ना, वो एक तो स्थायी होगा यानी कि परमानेंट होगा, ठीक है ना, और बच्चा कभी भी नहीं बोलेगा, स्थायी परमानेंट हो जाएगा। बच्चा नया नया जो डेटा है वो निकाल कर लाएगा, ठीक है ना। बच्चे के अंदर
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की जो शक्ति है वो बच्चे के अंदर आ जाएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की। रचनावाद में खुद के प्रयत्नों से, अपने प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया जाता है। ठीक है ना, रचनावाद में खुद के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्ति पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। ठीक है ना, आया कुछ समझ में कि रचनावाद में क्या किया जाता है? खुद के प्रयत्नों से ज्ञान प्राप्ति पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। बच्चा खुद करके सीखेगा। आगे है निर्मितवादी अधिगम डिजाइन। अधिगम का डिजाइन कैसा होता है? मतलब जो निर्मितवादी अधिगम है ना, वो कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ेगा? 6 तत्व होते हैं। एक तो है परिस्थिति यानी कि सिचुएशन, ग्रुपिंग, फिर है ब्रिज, फिर प्रश्न यानी कि क्वेश्चंस, प्रदर्शन, एग्जिबिट और प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन होता है। ठीक, तो देखो परिस्थिति क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है। ये कहता है कि जो अधिगम है उसका जो डिजाइन है वो कैसे तैयार किया जाएगा। अधिगम का जो डिजाइन है वो कैसे तैयार किया जाएगा। तो पहली बात तो क्या है? परिस्थिति। पहली बात क्या आएगी? परिस्थिति के ऊपर। जो अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों को समझाने के लिए कौन कौन सी परिस्थिति की व्यवस्था कर रहा है उसको परिस्थिति नाम दिया जाए। एक अध्यापक है वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी परिस्थिति का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। कौन कौन सी परिस्थिति का निर्माण कर रहा है, कौन कौन सी परिस्थिति की व्यवस्था कर रहा है, उसको परिस्थिति का नाम दिया जाए। और अध्यापक विद्यार्थी से जो करने की अपेक्षा रखता है यह भी उसमें शामिल किया जाए कि अध्यापक को क्या अपेक्षा है विद्यार्थी से, है ना, कि विद्यार्थी कितना सीख लेगा, कैसा सीखेगा। इसमें समस्या समाधान की, प्रश्न उत्तर की या निर्णय लेने की प्रक्रिया का भी वर्णन किया जाए। समस्या के समाधान के लिए प्रश्न उत्तर की या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है यानी कि जो प्रोसेस है उसका भी वर्णन किया जाए। उसके बाद है जी ग्रुपिंग। पहली तो है परिस्थिति, समझ में आ गया आपको कि विद्यार्थियों को समझाने के लिए कौन सी परिस्थिति की व्यवस्था कर रहा है, उसको परिस्थिति का नाम दिया जाए। और अध्यापक विद्यार्थी से जो करने की अपेक्षा रखता है ना, तो वो भी उसमें शामिल किया जाए। ठीक, उसके बाद होता है ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग क्या है कि विद्यार्थियों का समूह कैसे बनाया जाए। ग्रुप का मतलब समूह, ये तो आप समझते हो। ग्रुप का मतलब होता है समूह, ये तो क्लियर है कि विद्यार्थियों का जो ग्रुप है वो कैसे बनाया जाए। वह 2, 3, 4 या 5 का हो और इस समूह के लिए किस आधार का प्रयोग किया जाए। पहली बात तो क्या है कि विद्यार्थियों का समूह कैसे बनाया जाए, ग्रुप कैसे बनाया जाए। 2, 3, 4 या 5 का हो और इसके लिए किस आधार का प्रयोग किया जाए। जो सामग्री विद्यार्थियों के पास समझने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री है उसकी व्यवस्था भी की जाए। मतलब आप बच्चे को खोज विधि के द्वारा समझाना चाहते हो, लेकिन बच्चों की ग्रुपिंग कैसे की जाए, कितने का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कैसा ग्रुप बनाया जाए और समूह के लिए किस आधार का, मतलब बच्चों की उम्र को आधार बनाया जाए समूह बनाने के लिए कि सेम ही उम्र के हो, या बच्चे के ज्ञान को आधार बनाया जाए, या बच्चे के सामाजिक वातावरण को कि बच्चा कौन से सामाजिक वातावरण से आया है उसको आधार बना लिया जाए। ठीक है ना, या बच्चों की मित्रता का आधार बना लिया जाए, या बच्चों के लिंग का, यानी कि लड़कियां एक ग्रुप में और लड़के दूसरे ग्रुप में। आई क्या बात समझ में? ग्रुप बनाने का आधार क्या हो, उम्र हो, ज्ञान हो, सामाजिक वातावरण हो, मित्रता हो या लिंग हो। अब ये भी ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद है जी ब्रिज। उसके बाद अगला क्या है? ब्रिज। ये ब्रिज क्या होता है? विद्यार्थियों के पहले के ज्ञान को जानना। ब्रिज का मतलब क्या? पुल। ब्रिज को आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो? पुल बोलते हो कि नहीं? बोलते हो ना, पुल, सेतु। तो विद्यार्थियों के पहले को ज्ञान को जानना मतलब जो वो पहले से जानते थे और उसी के आधार पर कुछ नया सीख पाएंगे, उनके बीच एक सेतु। देखो भाई सीधी बात है कि आप बच्चे को पूर्व ज्ञान है बच्चे का, ठीक है ना, और आप क्या देना चाहते हो, अब बच्चे को नया ज्ञान भी देना चाहते हो। इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये ब्रिज है। ये क्या है? एक ब्रिज है, सेतु है। सेतु बनाने की एक प्रारंभिक क्रिया है। मतलब पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान बच्चे को दिया जाना चाहिए,
कई बार यह समूहीकरण से पहले तो कई बार बाद में किया जाता है। एक ब्रिज बनाना चाहिए कि आप किस तरह बच्चे का पुराने ज्ञान के अंदर नया ज्ञान ऐड करोगे। उसके बाद है जी प्रश्न, क्वेश्चन। अधिगम डिजाइन में कौन कौन से ऐसे प्रश्न हो जो मार्गदर्शक है, जो मार्ग दिखाने वाले हैं। जो अधिगम का डिजाइन होता है ना, जो अधिगम का क्या होता है, डिजाइन होता है, यानी कि आपने बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे की लर्निंग के लिए आपने कुछ डिजाइन, कुछ खाका तैयार किया हुआ है। इसमें कौन कौन से ऐसे प्रश्न हो जो मार्गदर्शक है, जो आगे का मार्ग दिखाएं, जो परिस्थिति से परिचित करके समूह की व्यवस्था कर सके और सेतु निर्धारित करे। ठीक है ना। तो ये इसी में शामिल है, प्रदर्शन और प्रतिबिंबों को प्रोत्साहन देना। आगे है प्रदर्शन, ये इसी के अंदर शामिल होते हैं दोनों। विद्यार्थियों के चिंतन के रिकॉर्ड को प्रदर्शन किया जाता है। चिंतन माना थिंकिंग, विद्यार्थी सोचता कैसे है। चिंतन का मतलब क्या है, यहाँ पर थिंकिंग ही होता है भाई। चिंतन का मतलब तो कि तो विद्यार्थियों की जो सोच है, विद्यार्थी कैसा सोचते हैं उसको रिकॉर्ड करना। ठीक, इसमें ग्राफ बनाना शामिल है। ग्राफ कैसे बनाएगा, चार्ट, प्रस्तुतिकरण, अभिनय करना, मॉडल बनाना आदि शामिल है। जब बच्चा किसी भी समस्या का समाधान करते समय ग्राफ बनाता है या चार्ट बनाता है या उसकी प्रेजेंटेशन देता है, अभिनय करता है या मॉडल बनाता है, वो सारे के सारे प्रदर्शन हैं। वो सारे के सारे क्या हैं, प्रदर्शन है। उसके बाद है प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। ये विद्यार्थियों के प्रतिबिंब होते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन होता है ना, शीशे का रिफ्लेक्शन होता है ना, कोई भी चमकीली वस्तु है रिफ्लेक्ट करती है वो। तो विद्यार्थियों के प्रतिबिंब होते हैं। विद्यार्थी क्या सोचते हैं जब उन्हें परिस्थिति से परिचित करवाया जाता है, यानी कि बच्चे सोचते क्या है, वो कल्पना क्या करते हैं, उन्होंने आज तक सीखा क्या है ना। बच्चों ने आज तक सीखा क्या है, ये देखो, वो सोचते क्या है, कल्पना क्या करते हैं, उन्होंने आज तक सीखा क्या है, वे पहले क्या जानते थे। वे पहले, जो बच्चे हैं, वे पहले क्या जानते थे, ये सारा का सारा प्रतिबिंब में आ जाएगा। उन्होंने सीखा क्या है, वे पहले क्या जानते थे और क्या जानना चाहते हैं, और आगे क्या जानना चाहते हैं। ठीक है ना, आई बात समझ में। उन्होंने आज क्या सीखा है, पहले क्या जानते थे, आज क्या जानना चाहते हैं, इन सभी का मूल्यांकन करना, इन सभी का क्या करना, मूल्यांकन करना प्रतिबिंब है। इन सभी का मूल्यांकन करना प्रतिबिंब होता है। ठीक है ना। इसमें आपको यह देखना होता है कि विद्यार्थी का चिंतन, यानी कि आपने विद्यार्थी की सोच को पकड़ना है और वो किस तरह की कल्पना करता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाता है, आपको ये देखना है। ठीक, तो ये हमारे 6 प्रकार के क्या हैं, इस डिजाइन के 6 तत्व हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना। 6 तत्व कौन से, एक तो है परिस्थितियाँ, कि पढ़ने के लिए परिस्थितियाँ कौन सी है, ग्रुपिंग कैसे की जाए, एक ब्रिज बना दिया जाए पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के अंदर। उसके बाद है जी प्रश्न पूछे जाएं, फिर प्रदर्शन, प्रदर्शन किसका होगा, ग्राफ का, चार्ट का, चित्र का, मॉडल का। उसके बाद प्रतिबिंब, विद्यार्थी सोचता क्या है, पहले क्या आता था, आज क्या आता है, आगे क्या जानना चाहता है, उसने आज क्या सीखा है, वो सारा का सारा उन सभी का आपने मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों की सोच को पकड़ना, उनकी जो कल्पना है उनके बारे में जानना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ये सारा का सारा आपका जो है इसका एक हिस्सा है। किसका, रचनावाद का। किसका हिस्सा है, ये सारा का सारा रचनावाद का एक हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद हम इसी टॉपिक के अंदर एक और बात भी कर लेते हैं। ठहरो भाई। हाँ जी, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अधिगम शैलियां। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिगम शैलियां, ये हमारा अगला टॉपिक होगा भाई। लर्निंग स्टाइल, अधिगम शैली का मतलब क्या होता है, लर्निंग स्टाइल होता है कि लर्निंग के लिए जो क्या क्या स्टाइल है जो होते हैं,
ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, लर्निंग स्टाइल बोलते हैं। ठीक, चलिए जी करते हैं इसको हम आगे, कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, देखो लर्निंग स्टाइल आपको दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ ने अनुभव द्वारा सीखने को, तो कुछ ने अवलोकन द्वारा सीखने को, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रेरणा द्वारा सीखने को अधिगम माना है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो मानते हैं कि व्यक्ति अनुभव से सीखता है, कुछ मानते हैं कि देखकर सीखता है, और कुछ मानते हैं कि प्रेरणा से, मोटिवेशन से सीखता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन भी कैसे होते हैं, स्थायी, परमानेंट। अगर कोई चीज सीखने के बाद बालक के अंदर स्थायी परिवर्तन ना हो तो उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। अधिगम को एक मानसिक क्रिया कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ सीखता है वह बुद्धि से ही सीखता है। बड़ा आसान है, इसलिए मैं इसको रचनावाद के अंदर ही करवा रही हूँ। 5-10 मिनट का काम है, अभी हो जाएगा। इसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, एक में ही दोनों काम चल जाएंगे, रचनावाद का भी और अधिगम शैलियों का भी। फिर देखो अधिगम शैलियाँ यानी कि लर्निंग स्टाइल। अधिगम का अर्थ है सीखना, और शैली को हम सीखने का तरीका बोलते हैं। स्टाइल का मतलब क्या होता है, तरीका। तो सीखने का तरीका कौन कौन सा है, हर व्यक्ति को काम करने का अपना ढंग होता है, तरीका होता है। ठीक है ना, जैसे कोई बोलकर सीखता है, कोई लिखकर, कोई सुनकर, तो कोई छूकर। अलग अलग स्टाइल है सबका सीखने का। फिर देखो चेरी फुलर ने क्या कहा, अधिगम शैली में सम्मिलित होती है कि व्यक्ति सूचनाओं को किस प्रकार सबसे बढ़िया तरीके से स्वीकारता है, समझता है और स्मरण करता है। भाई देखो, कई तो बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जिनको बोल बोल कर याद करने की आदत होती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मन ही मन में याद करते हैं, कई बच्चे किसी और तरीके से याद करते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल है कि व्यक्ति सूचनाओं को किस प्रकार सबसे बढ़िया तरीके से स्वीकार करता है, समझता है और स्मरण करता है। अधिगम शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैलियों के कौन कौन से प्रकार है, अलग अलग शिक्षाविदों ने इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं। अधिगम की कुछ महत्वपूर्ण शैलियां इस प्रकार है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो और कौन कौन सी शैलियां, देखो लर्निंग स्टाइल आपके सामने है। विजुअल है, ओरल है, फिजिकल है, सोशल है, सोलिटरी है, लॉजिकल है, वर्बल है। ये स्टाइल ऑफ लर्निंग है। अब इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहला देखो दृश्य शैली, यानी कि देखना, विजुअल। वह शैली जिसमें सीखने वाला वस्तुओं को देखकर सीखता है, जैसे चार्ट है, चित्र है, इनको देखकर आसानी से समझ लेता है। शिक्षक जो भी पढ़ाता है, शिक्षक जो भी अपने एक्सप्रेशन देगा, हाव भाव या मुद्राएं की जाती है, उनसे बच्चे जल्दी सीख लेते हैं। शिक्षक पढ़ाते समय अलग अलग प्रकार के चेहरे से हाव भाव देता है, बच्चा जल्दी सीखता है। कुछ बच्चे दूसरों के नाम की बजाय चेहरा देखकर पहचान जाते हैं। ठीक, उसके बाद है जी श्रव्य शैली। उसके बाद कौन सी है, श्रव्य शैली। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेडियो टेप रिकॉर्ड द्वारा सुनकर सीखते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चे कैसे सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं। उसके बाद देखो अगली है हमारी शारीरिक शैली, यानी कि फिजिकल। वह शैली जिसमें सीखने वाला शरीर की गतिविधियों द्वारा सीखता है, यानी कि शारीरिक हलचल के द्वारा, जैसे खेल कूद, आंखों, हाथों, पैरों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। जैसे टीचर बताता है ऐसे हाथों से, आंखों से बताता है ना, अनेक हाव भाव है, बात तो वही आ गई। सामाजिक शैली क्या होती है, समाज में रहकर सीखता है। समाज में अनेक सामाजिक गुण जैसे प्रेम, भाईचारा, अनुशासन, नेतृत्व आदि गुणों को सीखता है। क्योंकि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर जो है मानव बहुत कुछ सीख लेता है। जो प्रेम का भाव है समाज में सीखा जाता है, भाईचारा, अनुशासन में रहना, नेतृत्व करना, ये सारे गुण समाज से सीखे जाते हैं। फिर है जी एकांत शैली, अकेला रहकर। सीखने वाला स्वयं अध्ययन करके सीखता है, अकेला रहकर। बच्चा एकांत में अध्ययन करता है। कुछ बच्चों को ग्रुप में सीखना अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ बच्चे एकांत में रहना ही पसंद करते हैं, वो एकांत में सीखेंगे भी। देखो है तो कुछ भी नहीं, अगर ये प्रश्न अगर आपका आएगा ना तो 4 नंबर में आ सकता है। यह अधिगम शैली वाला आएगा ना, ये 4 नंबर में आ सकता है। 2017 में आया था ये क्वेश्चन और 2019 में भी आया था, 4 नंबर में आता है ये। तार्किक शैली क्या होता है, तर्क करना। तार्किक का मतलब क्या होता है, लॉजिकल स्टाइल।
बच्चा तर्क के द्वारा सीखता है, तथ्यों के पीछे छिपे कारणों को जानने के इच्छुक होते हैं। मतलब अध्यापक से पूछते रहते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, है ना। तो बच्चों के मस्तिष्क में ये विचार घूमते हैं और वो सीख लेते हैं। शाब्दिक शैली यानी कि वर्बल, बच्चे बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं। बच्चे को जब किसी कविता पाठ को याद करना हो ना, तो अध्यापक उन्हें बोलकर सिखाता है। बच्चे उन्हें बोलकर या लिखकर सीख लेते हैं। यदि किसी बच्चे का लेखन सही ना हो तो बार बार उसको लिखाकर अभ्यास करवाया जाता है। तो इस प्रकार देखो भाई, इन शैलियों के प्रयोग से बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। हर बच्चा जो है वो उसका अपना तरीका होता है, अपनी शैली होती है। कोई बच्चा सुनकर सीखता है, कोई देखकर सीखता है, कोई तार्किक ढंग से सीखेगा, कोई प्रश्न पूछकर सीखेगा, कोई खोज विधि के द्वारा सीखेगा, है ना। तो अलग अलग बच्चे की सीखने का स्टाइल अलग अलग होता है। ये अधिगम शैलियाँ होती हैं। बस एक बार आपने पढ़ लिया, आपको याद हो जाएगी। 7 प्रकार की शैली है। 4 नंबर में प्रश्न आ सकता है, 4 नंबर में इसको कराना। बाई चांस अगर ये प्रश्न 16 नंबर में दे दे तो बात को ज्यादा बढ़ा देना, अंदर ज्यादा वाइड कर देना, बढ़ा देना। अरे बढ़ाना तो आता होगा, जैसे तार्किक शैली है, कितने बढ़ा दो, बच्चा तर्क करेगा, लॉजिकल पावर होती है बच्चे में, ये है वो है, बढ़ा देना। और वैसे ये 4 नंबर में आने की उम्मीद ज्यादा है इसकी। तो आपके जो है 2 प्रश्न एक ही क्लास के अंदर मैंने करवा दिए। कितने प्रश्न करवाए? प्रश्न आपके 2 करवाए एक ही क्लास के अंदर। कि जो सीखने की जो ये शैलियाँ हैं, ये 7, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। इनके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नाम याद कर लो इनकी शैलियों के, कौन कौन से। एक तो इसकी एक परिभाषा याद कर लो, चेरी फुलर वाली। पहले आप ये बताओगे कि अधिगम शैलियाँ है क्या, लर्निंग स्टाइल है क्या। उसके बाद ये जो चेरी फुलर है इसकी परिभाषा के बारे में बताओगे। फिर इनके प्रकार के बारे में बताओगे कि कौन कौन से प्रकार हैं। 7 प्रकार हैं आपके सामने। एक तो है दृश्य शैली, है ना, और फिर है श्रव्य सुनकर सीखेगा। फिर है शारीरिक शैली, शैली हाव भाव से सीखेगा, शरीर की हलचल से, ठीक है ना। हाव भाव से सीखेगा, कैसे सीखेगा? शरीर की हलचल से बच्चा इसके अंदर नई नई बातों को सीख लेगा। उसके बाद है भाई सामाजिक शैली, बच्चा समाज में रहकर सीखता है। फिर है एकांत शैली, बच्चा एकांत में रहकर सीखेगा। तार्किक शैली है, बच्चा कैसे सीखेगा? तर्क के द्वारा। और शाब्दिक शैली है। तो ये हमारे 2 प्रश्न हो चुके हैं। एक ही वीडियो के अंदर हमने 2 प्रश्न कर लिए कि निर्मितवाद या रचनावाद क्या है और अधिगम शैलियाँ कितने प्रकार की हैं और कैसे हैं। ठीक, क्लियर है ना? प्रश्न क्लियर है क्या, ये बताओ। कोई मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि प्रश्न आपके सामने एकदम क्लियर हो चुका है। जो निर्मितवाद है, जो रचनावाद है, वो एक ही बात होती है। इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, ना ही तो निर्मितवाद में ना ही रचनावाद में। और अंग्रेजी में इसको कॉन्स्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ये रहा जी निर्मितवाद का, इसको भी एक बार देख लो, सही रहेगा। तो निर्मितवाद के बारे में आप बताइए कि है क्या क्या नहीं। और फिर उसके बाद वुल्फोक की है एक परिभाषा, एक है जेकिंस की। एक तो परिभाषा किसकी है, पहले आप इसका अर्थ बताओगे। जब भी एग्जाम के अंदर आ जाए ना कि रचनावाद किसे कहते हैं, तो आप मोटे मोटे शब्दों में क्या लिखिए कि रचनावाद का अर्थ। मोटे मोटे शब्दों में आप क्या लिखिए कि रचनावाद का अर्थ क्या है। उसके बाद लिखिए इसका क्या अर्थ होता है। फिर आपने जब परिभाषा लिखनी है ना, आपने क्या लिखनी है, जब परिभाषा लिखनी है तो आप क्या करो, बड़े बड़े अक्षरों में ये लिखो परिभाषा। क्या लिखो भाई? परिभाषा। उसके बाद ऐसे करने के बाद परिभाषा शुरू करो, क्या? जैसे वुल्फोक के अनुसार, वुल्फोक के अनुसार। फिर लिखो भाई। उसके बाद आप इसकी प्रकृति के बारे में बताओ कि इसकी प्रकृति, नेचर कैसी है। नेचर 5 है। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद आप क्या बताएंगे कि ये डिज़ाइन है, कैसे किया जाता है, इसके अंदर कितने तत्व हैं। जो निर्मितवाद या जो रचनावाद का जो डिज़ाइन है वो कैसे तैयार किया जाता है, इसके जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके 6 तत्व होते हैं भाई। एक तो परिस्थिति है ना, फिर ग्रुपिंग है, उसके बाद ब्रिज है, उसके बाद कौन सा है? प्रश्न है,
फिर है हमारा प्रदर्शन, और लास्ट है हमारा प्रतिबिंब। ठीक, लास्ट क्या है हमारा? प्रतिबिंब है। तो आपके ये 2 प्रश्न हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। अगली क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।